वेलकम स्टूडेंट्स, रिंग थ्योरी के 7वें वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम फैक्टरिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आपके पास डेफिनेशन दिया हुआ है। इफ आई इज एन आइडियल ऑफ आर देन द सेट आर बाई आई डिफाइंड एज आर बाई आई इज इक्वल टू ए प्लस आई सच दैट ए बिलोंग्स टू आर इज रिंग विथ रिस्पेक्ट टू। देखिए यहाँ पर दो कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। ए प्लस आई, देखिए आर बाई आई का स्ट्रक्चर कैसा होगा, जैसा कि आपने ग्रुप में पढ़ा था, फैक्टर ग्रुप पढ़ा था, है ना, जिसमें नीचे वाला क्या होता है आपका एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। वैसे ही जब हम रिंग की बात करते हैं तो नीचे वाले को क्या लेना पड़ेगा, हमें आइडियल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आर हमारा रिंग है, आई एक आइडियल है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ए प्लस आई सच दैट ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, हमारे रिंग से होगा। ये इस चीज से आप फेमिलियर हैं, पहले हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है फैक्टर ग्रुप में। अब देखिए ये रिंग कब बनाएगा, जब ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी। फर्स्ट आपको दिया हुआ है ए प्लस आई और बी प्लस आई, ये दो एलिमेंट है इसके। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, ये जो एलिमेंट है ए और बी वो दोनों ऐड हो जाएंगे, बाकी आई जो है वो कॉमनली सेपरेट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर आप आई प्लस आई 2i मत कर देना, ठीक है। यहाँ पर ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, इन दोनों को जोड़ने से ए और बी बस ऐड होंगे, ठीक है, और प्लस आई रहेगा। सिमिलरली जब हम उसका गुणा करेंगे, दो एलिमेंट्स का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तब हमारे पास क्या होगा, जो एलिमेंट है ए और बी इनका बस प्रोडक्ट होगा और प्लस आई रहेगा, ठीक है। देन अगर ये जो स्ट्रक्चर है इसके सारे एलिमेंट्स इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं तब हम कहेंगे कि जो आर बाई आई है वो एक हो जाएगा फैक्टर रिंग या फिर कोशेंट रिंग, ठीक है। मैं इस चीज को आपको पहले बताता हूं कि ये किस तरीके से ऐड होता है, इसको ध्यान से समझिए आप। देखिए मान लीजिए आप 2z और 2z को ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू 4z नहीं आता है, ठीक है। ये बात आप लोग जानते हो। 2z और 2z को जोड़ने से 4z नहीं बन जाता, क्या बनता है, 2z और 2z को जोड़ने से ये आपको मिलता है 2z, क्योंकि 2z के सारे एलिमेंट्स को 2z के सारे एलिमेंट के साथ जोड़ोगे तो आपको वापस से 2z ही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, आइडियल और आइडियल को जब आप ऐड करोगे तो सेपरेटली आइडियल ही आएगा, ठीक है। आपको ऐड सिर्फ ए और बी को करना है। तो ये हो गया आपका फैक्टर रिंग या फिर कोशेंट रिंग का डेफिनेशन। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। चलिए अब हम z बाई 6z इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम फैक्टर रिंग बना रहे हैं z और उसका एक आइडियल है 6z, ठीक है। तो अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, a प्लस 6z सच दैट a बिलोंग्स टू z, ठीक है। जैसा आपने फैक्टरिंग में बनाया था सेम आपको स्ट्रक्चर वैसे ही बनाना है। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर लिख लीजिए। तो यहाँ पर अब क्या 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 आ जाएगा आपके पास, मैंने आपको बताया था कि a प्लस 6z, a प्लस कोई भी आइडियल जब आप लिखते हो, जैसा हमने नॉर्मल सब ग्रुप में लिखा था, तब ये डिफरेंट कब होगा, जब जब ये एलिमेंट इसमें नहीं रहेगा तभी आपको वहाँ पर एक नया एलिमेंट बनाना है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आप 0 प्लस 6z कर दीजिए, फिर 1 प्लस 6z, 2 प्लस 6z, 3 प्लस 6z, z, ठीक है। इतने सारे एलिमेंट्स आपके पास आ जाएंगे। अब जैसे ही आप 6 प्लस 6z करते हो, ठीक है, तो क्योंकि 6 तो 6z के अंदर में है तब ये कोई नया एलिमेंट नहीं बनेगा, ये वापस से क्या बनेगा 6z, और 6z मतलब क्या 0 प्लस 6z। तो अब जैसे ही आप 7 करोगे, 7 प्लस 6z, तो ये क्या किसके अंदर चले जाएगा, देखिए 6 इसके अंदर में है, 1 बचा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6z। तो यहाँ पर से जो नए एलिमेंट्स बन रहे हैं वो कोई नए एलिमेंट नहीं बन रहे हैं, वो वापस से किसी न किसी के अंदर चले जाएंगे। 8 प्लस 6z चले जाएगा 2 प्लस 6z के अंदर में, ठीक है। 9 प्लस 6z चले जाएगा 3 प्लस 6z के अंदर में। तो यहाँ पर टोटल आपके पास सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा z बाई 6z का स्ट्रक्चर। तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो z बाई 6z में टोटल 6 एलिमेंट्स आ गए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर z बाई 6z का। अब आप इसमें इस प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हो, a प्लस आई प्लस बी प्लस आई इज इक्वल टू होना चाहिए a प्लस बी प्लस आई, और सेकेंड है आपका a प्लस आई इंटू बी प्लस आई इज इक्वल टू a डॉट बी प्लस आई। आप इनमें से किन्हीं भी दो एलिमेंट को ले लीजिए और इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा के देख लीजिए, ऑलवेज सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। मैं एक तो एग्जाम्पल्स एक तो को चेक कर देता हूँ। जैसे कि मैंने ले लिया 2 प्लस 6z,
प्लस मैंने जोड़ लिया 4 + 6z को, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 + 6z = 6z, जो कि बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, इसी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास 8 + 6z। 8 + 6z का मतलब क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 2 + 6 + 6z, मतलब 2 + 6z, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई सा भी दो एलिमेंट लिख लीजिए, वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फैक्टर रिंग। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा। देखिए, जब हम फैक्टर ग्रुप बनाते थे तो लास्ट में देखते थे कि वो किसके आइसोमॉर्फिक आ रहा है, वैसे ही जो ये फैक्टर रिंग है वो किसके आइसोमॉर्फिक आएगा, ये भी हम चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ग्रुप की बात करूं, देखिए अगर मैं 6z/6z की बात करूं, अगर मैं इसको ग्रुप आइसोमॉर्फिक चेक करूं, जी देखिए आइसोमॉर्फिक के ऊपर में जी लिखा है, इसका मतलब ये है कि हम ग्रुप आइसोमॉर्फिक की बात कर रहे हैं। तो ये आइसोमॉर्फिक होता है Z6 के, है ना, मैंने बताया था कि Z/mz आइसोमॉर्फिक टू Zm होता है। तो रिंग में ये किसका आइसोमॉर्फिक होगा, तो याद रखेंगे रिंग में Z/6z रिंग आइसोमॉर्फिक होगा Z6 के ही आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, 6 एलिमेंट्स हैं और ये 6 एलिमेंट Z6 के ही आइसोमॉर्फिक होंगे। ठीक है, तो ये रिजल्ट आप याद रखना, रिजल्ट है यहां पर Z/mz इज रिंग आइसोमॉर्फिक टू Zm। ओके, ये चीज आप हमेशा याद रखना। और बाकी के दो रिजल्ट आप बना सकते हो कि Z/z इज आइसोमॉर्फिक टू सिंगलटन 0, और थर्ड आपके पास हो जाएगा Z/सिंगलटन 0 इज आइसोमॉर्फिक टू Z। ठीक है, ये तीनों रिजल्ट आप अच्छे से याद रखना। चलिए आगे देखते हैं, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 3z कोशेंटेड बाई 9z इज रिंग आइसोमॉर्फिक टू Z3। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो देखिए, अगर आप इसको ग्रुप के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हम जानते हैं कि Z3/9z ग्रुप आइसोमॉर्फिक होता है Z3 के, है ना। हम क्या करते हैं, नीचे वाले को रखते हैं इसी तरीके से Z9/3, है ना। नीचे में जो है उसे अब यहाँ पर साइड में रखते हैं और जो ऊपर में है उसको नीचे में रखते हैं, फिर उसे डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपका Z3 का आइसोमॉर्फिक में आता है कब, ग्रुप आइसोमॉर्फिक में। लेकिन यहाँ पर रिंग आइसोमॉर्फिक पूछा है, तब हम ये चेक करते हैं कि क्या जो सेम प्रॉपर्टी ग्रुप में सेटिस्फाई होती है वो यहाँ भी सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। 3z/9z स्ट्रक्चर हो जाएगा a + 9z सच दैट a बिलोंग्स टू 3z। तो सबसे पहले एलिमेंट लिखते हैं 0 + 9z। ठीक है, 3z में जो जो एलिमेंट है उसे लिखते जाते हैं 0 + 9z, देन हो जाएगा आपके पास 3 + 9z, उसके पास आ जाएगा 6 + 9z। और फिर जैसे ही आप 3 का मल्टीपल 9 को लोगे तो 9 किसके बराबर आ जाएगा, इसके। ठीक है, 12 आ जाएगा यहाँ पर और 18 आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी 15 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। देखिए अब आपके पास यहाँ पर ये जो नया रिंग बना है वो उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से है और इसके पास तीन एलिमेंट है। अब 3 एलिमेंट है मतलब ऑर्डर 3 है। अब ऑर्डर 3 है तो ये किसका आइसोमॉर्फिक होगा, क्या ये Z3 का आइसोमॉर्फिक होगा? तो देखिए हम जानते हैं कि Z3 क्या होता है, Z3 एक फील्ड होता है। मैंने अभी आपको पुराने वीडियो लेक्चर में बताया था कि ZP हमेशा फील्ड होता है, तो यहाँ पर Z3 एक फील्ड होगा। अब अगर ये फील्ड है तो हम जानते हैं कि फील्ड है ये तो फिर ID भी होगा, है ना। फील्ड है तो वो इंटीग्रल डोमेन भी होगा। अब इसको देखते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर मैं एक एलिमेंट लेता हूँ 3 + 9z इंटू 6 + 9z। ठीक है, ये दो नॉन जीरो एलिमेंट हैं। ठीक है, जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 18 + 9z। 18 + 9z का मतलब क्या हो जाएगा, 18 किसके अंदर है, 9z के अंदर में है, तो ये क्या बन जाएगा 9z। तो ये क्या हो रहा है, दो नॉन जीरो का प्रोडक्ट एक जीरो आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि दो नॉन जीरो का प्रोडक्ट जीरो कहाँ आ रही है, तो 9z आ रहा है ना। तो नॉन जीरो का प्रोडक्ट जीरो का मतलब ये है कि ये जो हमारा नया रिंग बना है, ठीक है, इसमें आइडेंटिटी क्या है, इसमें एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। अगर ये 3 ऑर्डर का रिंग है तो यहाँ पर ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको बाकी एलिमेंट में जोड़ने के बाद वापस से वही एलिमेंट मिलता है। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब एक्चुअल में होता क्या है, हम ई को आइडेंटिटी कब बोलते हैं, जब
a प्लस ई इज इक्वल टू ई प्लस ए बराबर क्या आ जाए, a आ जाए, है ना। तो देखिए अगर आप 9z को इसमें जोड़ोगे तो क्या रहेगा 9z, 9z को इसमें जोड़ोगे तो भी क्या रहेगा 9z ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है आपका आइडेंटिटी है e, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दो नॉन जीरो एलिमेंट है, आइडेंटिटी है, इसका मतलब क्या जीरो एलिमेंट है। देखिए जीरो का मतलब ये जीरो ही नहीं होता ना, ध्यान रखना, आइडेंटिटी का मतलब जीरो नहीं होता। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि ऐसा एलिमेंट जिसको रिंग के या फिर ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट के साथ ऐड करने पे वापस से हमें वही एलिमेंट मिलता है, वो कहलाता है आइडेंटिटी। तो यहाँ पर आइडेंटिटी का काम क्या कर रहा है, ये आइडेंटिटी का काम ये एलिमेंट कर रहा है 0 + 9z या फिर 9z, ठीक है। तो 9z क्या है, आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मतलब क्या है, वो एक जीरो एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पर जब हम ये दो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, इन दोनों को जब ऑपरेट करते हैं तो हमें क्या मिला 18 + 9z। अब 18 + 9z में 18 कहाँ के एलिमेंट है, 9z का एलिमेंट है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 9z। तो इसका मतलब क्या आ गया, दो नॉन जीरो को जब मैं ऑपरेट कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल गया, जीरो एलिमेंट मिल गया। मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉट आईडी, है ना। ये क्या हो गया, जीरो डिवाइजर हो गया, दो नॉन जीरो का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। जीरो आ रहा है इसका मतलब ये आईडी नहीं है। अब आईडी नहीं है तो फील्ड नहीं होगा। अब फील्ड, जबकि हमारा Z3 क्या होता है, फील्ड होता है। तो बताइए क्या ये कभी Z3 का आइसोमॉर्फिक होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा सेट बना है वो Z3 का आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये Z3 का आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, ये होगा 3Z9 का आइसोमॉर्फिक, ओके। तो इस तरीके से कोशेंट रिंग को सॉल्व किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये ग्रुप आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक है। 3Z/9Z ग्रुप आइसोमॉर्फिक होगा Z3 के, लेकिन 3Z/9Z रिंग आइसोमॉर्फिक हो जाएगा 3Z9 के, ओके। मुझे पता है कि आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसको मैं एक बार और दूसरे क्वेश्चन में बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन में वापस से देखते हैं Z/3Z, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो Z/3Z का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, a + 3Z वेयर a बिलोंग्स टू Z। अब ये एलिमेंट्स हो जाएंगे। सबसे पहले आप क्या रखेंगे, a की वैल्यू 0, फिर 1, 2 के बाद जैसे ही आप 3 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 + 3Z। अब देखिए 3 + 3Z का मतलब क्या हो जाएगा, 3 + 3Z में कौन कौन से एलिमेंट है, 0, 3, 6, 9, इधर जाएगा -3, -6, ठीक है। तो जब आप इसे ऐड करोगे तो 3 को जब 0 के साथ ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 3 + 3 यहाँ पर 6 हो जाएगा, 9 और फिर 12, यहाँ पर यह आ जाएगा 0, -3, यहाँ पर -6, -9 के लिए। तो वापस से ये क्या मिल गया मुझे, वापस से 3Z मिल गया ना। तो देखिए 3 + 3Z क्या मिल रहा है, 3Z मिल रहा है। ग्रुप थ्योरी में एक यहाँ पर रिजल्ट भी है कि A + H इज इक्वल टू H इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग्स टू H, ठीक है। ये एक रिजल्ट होता है, इसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास सिर्फ 3 ही एलिमेंट होंगे, 3Z 1 + 3Z और 2 + 3Z। अब चलिए आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं। तो देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट, ठीक है, जिसके साथ मैं, देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको मैं ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ जोड़ूं, ठीक है। तो मुझे क्या मिले, वापस से वही एलिमेंट मिल जाए। वापस से मुझे क्या मिलना चाहिए, 3Z, यहाँ पर 1 + 3Z और ये हो जाएगा 2 + 3Z। अब देखिए, अब आप सोचिए कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिन्हें यहाँ पर रखेंगे तो वापस यही मिल जाए। अगर मैं यहाँ पर 3Z को रखता हूँ तो देखिए 3 + 3Z मुझे क्या मिलेगा, 3Z मिलेगा, ठीक है। 3 + 1 + 3Z क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 रहेगा, और 3 + 3Z क्या मिलेगा आपको, वापस से 3Z। और जब यहाँ पर मैं 3Z रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 2 + 3Z। तो यहाँ पर इसका मतलब है क्या कि ये जो 3Z है वही आपके एडिटिव आइडेंटिटी का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, 3Z हो गया। तो 3Z आपका हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव आइडेंटिटी को ही जीरो एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो नया रिंग बना है उसका ये जीरो एलिमेंट है और ये दोनों नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। एक और चीज़ यहाँ पर आप समझिए, देखिए इसे और क्या लिखा जाता है, 3Z को आप क्या लिख सकते हैं, जनरेटेड बाई 3, ऐसे लिखा जाता है ना। 3 से जनरेटेड जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है 3Z के बराबर आएंगे। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, Z/3,
ठीक है। और ये भी किसका आइसोमॉर्फिक होता है, हमेशा Z3 का आइसोमॉर्फिक होता है, चाहे आप इसकी बात कर लो Z3/3Z, है ना। मैंने आपको रिजल्ट दिखाया था, फर्स्ट रिजल्ट ये था कि Z/mz इज आइसोमॉर्फिक टू Zm, और सेकेंड Z/ आइडियल जनरेटेड बाई M इज आइसोमॉर्फिक टू Zm, ठीक है। तो ये दोनों सेम चीज़ होते हैं, ये फिर लिखे या फिर ये लिखे। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो जनरेटेड बाई में लिखा जाता है ना, वही आपका हमेशा 0 एलिमेंट रहेगा, ठीक है। जनरेटेड बाई, देखिए इसका मतलब क्या होता है, जनरेटेड बाई ये 3 है, तो जनरेटेड बाई 3, तो 3 आपका क्या है यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, 3Z हो जाएगा जब हम Z की बात करेंगे तो, ठीक है। तो चलिए अब इससे थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए यहाँ पर आपके पास एक होमवर्क है, 2Z कोशेंटेड बाई 4Z इस रिंग आइसोमॉर्फिक 2, ये किसका आइसोमॉर्फिक आएगा आपको बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, Zi कोशेंटेड बाई आइडियल जनरेटेड बाई 1 - i, ठीक है। ये 1 - i से जो भी आइडियल जनरेट होगा, जब आप उसका कोशेंट बनाएंगे Zi के साथ, तब वो किसका रिंग आइसोमॉर्फिक होगा, ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, जब मैं अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करूँ, ये क्या हो जाएगा, A + 1 - i सच दैट A बिलोंग्स टू Zi, ठीक है। इसका मतलब यही होगा, अगर हम फैक्टर रिंग बनाएंगे तो ये मेरा हो जाएगा स्ट्रक्चर। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि आपको यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि जो नीचे में रहता है वही क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। नीचे में क्या है, 1 - i। अगर आपको ये चीज़ अच्छे से अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार ग्रुप थ्योरी का बुक, R कुमार का बुक, उसे पढ़ लीजिए। उसमें वहाँ अच्छे से बताया गया है कि किस प्रकार से फैक्टर ग्रुप में नीचे वाला जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, देखिए 1 - i को आप 1 - i के साथ जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 - i, क्योंकि ये इसके अंदर में है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जब आप इसे कंपेयर करोगे तो 1 - i की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, है ना। ये क्या है, एक 0 एलिमेंट है, अब उसे मैं 0 से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 = क्या आ जाएगा, आयोटा, ठीक है। अब अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 1 = -1, i² की वैल्यू -1। अब इस 1 को आप इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, 2 = 0, ठीक है। ये चीज़ आपको लास्ट में मिलेगी। एक चीज़ ध्यान रखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको इस प्रकार से कोशेंटेड वाले क्वेश्चन आएंगे, आगे हम पॉलिनोमियल रिंग भी पढ़ेंगे, उसमें भी आपको यही सब काम करना है। नीचे में जो कोशेंट में है, आप क्या करो, सीधा उसको 0 से इक्वेट कर दीजिए। देखिए 1 - i था, उसे हमने 0 से इक्वेट कर दिया। यहाँ से हमें क्या कंडीशन मिला, i की वैल्यू 1 है। उसे और थोड़ा सा सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया, 2 = 0 आ गया, ठीक है। जहाँ 2 बनेगा उसे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली 0 कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास, इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए अब हमारे पास यहाँ पर क्या क्या चीज़ मिल गया, इसको मैं यहाँ पर बनाता हूँ। मेरे पास क्या आ गया, i की वैल्यू 1 है और 2 की वैल्यू 0 है, ठीक है। 2 की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पर कोई सा भी मैं एलिमेंट लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने Zi में ले लिया 4i, ठीक है। Zi में एक एलिमेंट होगा 4i, तो 4i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4i को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2i, और आप क्या जान रहे हो कि 2 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0। वैसे ही अगर आपके पास 2 + 2i आ गया तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 = 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या लग रहा है, मॉड्यूलो 2, ठीक है। जैसे ही 2 आ रहा है आप उसे क्या बना दे रहे हो, 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम उसे मॉड्यूलो 2 में देख रहे हैं, यही मतलब हो ना उसका। तो अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। देखिए इसे हम थोड़ा सा डिटेल में लिखते हैं। देखिए Zi का मतलब क्या होता है, Zi को जब हम लोग लिखते हैं तो ये इस तरीके से आता है, A + ib सच दैट A and B कहाँ से आते हैं, Z से आते हैं, ठीक है। अभी इसको मैं XY में लिखता हूँ, नहीं तो A और A कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, XY, ठीक है। Zi का मतलब क्या होता है, X + iy सच दैट X और Y कहाँ से आते हैं, Z से आते हैं। यहाँ पर A कहाँ से आ रहा है, Zi से आ रहा है, तो इसे मैं कैसे चेंज कर लिख सकता हूँ, इसे अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ,
एक्स प्लस आई वाई प्लस आइडियल जनरेटेड बाई 1 माइनस आई सच दैट एक्स और वाई कहाँ से आ रहे हैं, जेड से आ रहे हैं। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ए को रिप्लेस कर दिया है एक्स प्लस आई वाई से। देखिए क्योंकि ए कहाँ का एलिमेंट था, जेड आई का एलिमेंट था, और मैं जानूँ कि जेड आई का एलिमेंट कैसे होता है, एक्स प्लस आई वाई। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो दो कंडीशन आपने फाइंड किया था ना, i की वैल्यू 1 और 2 की वैल्यू 0, इसे आपको यहाँ पर पुट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं i की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 माइनस आई एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पर पुट करना है। आइडियल में i की वैल्यू 1 मत पुट कर देना ना, तो i 1 माइनस 1 आप 0 कर दोगे। जो i की वैल्यू है इसमें सिर्फ यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, आइडियल से पहले i की वैल्यू हमने 1 पुट कर दिया। अब देखिए x प्लस वाई वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, तो कोई भी दो इंटीजर नंबर को आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक नया इंटीजर मिलेगा। मान लेने आप उसको c ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि x और y क्या है, इंटीजर से है, और किन्हीं भी दो इंटीजर नंबर को जोड़ने से वापस से क्या मिलता है, एक इंटीजर नंबर मिलता है। तो मैंने इसे लिख लिया c बिलोंग्स टू z। ठीक है, अब c कहाँ से है, z से आ रहा है, तो मैं c को क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एलिमेंट्स क्या बनेंगे, 1 प्लस 1 माइनस आयोटा, सॉरी 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 प्लस 0 माइनस आयोटा, सॉरी 0 प्लस 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस 1 माइनस आयोटा, 2 प्लस 1 माइनस आयोटा, 3 प्लस 1 माइनस आयोटा। इस टाइप से मैं एलिमेंट्स को लिख सकता हूँ। लेकिन मैं जान रहा हूँ कि 2 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस समथिंग है वो क्या आ जाएगा, 0 प्लस समथिंग। अब 0 प्लस समथिंग मतलब यही चीज़, तो ये इसे मैं बार बार क्यों लिखूंगा, है ना। वैसे ही 3 प्लस 1 माइनस आयोटा जो है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 2, और 2 की वैल्यू क्या है, 0, तो 2 को मैं हटा के क्या लिख दूंगा, 1 प्लस 1 माइनस आयोटा, और ये तो वापस से ऑलरेडी लिखा चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो कोई नए एलिमेंट्स नहीं मिल रहे, सिर्फ ये दो एलिमेंट ही मिल रहे हैं, 0 प्लस, या आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस आई से जनरेटेड आइडियल, और 1 प्लस 1 माइनस आई से जनरेटेड आइडियल, सिर्फ दो ही एलिमेंट्स मिल रहे हैं आपको। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका जो जेड आई अपॉन जेड आई कोशेंटेड बाई आइडियल जनरेटेड बाई 1 माइनस आई था वो किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। अब देखिए यहाँ पर कितने एलिमेंट है आपके पास, 2 एलिमेंट हैं, है ना। तो इसका ऑर्डर कितना है, 2 है। अब 2 ऑर्डर का कितने रिंग होते हैं, मैंने पुराने वीडियो लेक्चर से बताया था 2 ऑर्डर के कितने रिंग होते हैं, 2 रिंग होते हैं। एक होता है Z2 और एक होता है 2Z4। अब आपको सोचना है कि किसका आइसोमॉर्फिक आ रहा है। देखिए Z2 क्या होता है, आपका फील्ड होता है, फील्ड है मतलब ID है, और ये आपका नॉट ID होता है। अब आप चेक कर लीजिए ये फील्ड होगा कि नहीं होगा, ID होगा कि नहीं, चेक लीजिए। देखिए ये एक नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक है, ये एक नॉन जीरो एलिमेंट है। दो नॉन जीरो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से 1 प्लस, यहाँ पर ले लेते हैं 1 प्लस 1 माइनस आई और 1 प्लस 1 माइनस आई। ठीक है, इन दोनों का ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 माइनस आई। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही नॉन जीरो एलिमेंट था, उस नॉन जीरो एलिमेंट को उसी के साथ जब मैं ऑपरेट करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, नॉन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका आईडी हो जाएगा। ठीक है, अब फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, सिर्फ 2 एलिमेंट थे मतलब फाइनाइट है। फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हमेशा क्या होता है, फील्ड होता है। ये एक आप रिजल्ट लिख लेना, अगर आप मेरी बातों को फॉलो कर रहे हो और अगर आप आर कुमार की बुक और एपीसी की बुक को पढ़ रहे होगे तो वहाँ एक रिजल्ट था कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन फील्ड होता है। तो देखिए इसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, मतलब ये फाइनाइट हो गया, और इसे आपने इंटीग्रल डोमेन भी प्रूफ कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। 2 ऑर्डर का फील्ड किसका आइसोमॉर्फिक होता है, Z2 के। तो यहाँ पर ये जो आपका सेट जो आपका है ये फैक्टर रिंग किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z2 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। ओके, तो देखिए इस तरीके से फैक्टर रिंग को बनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको 2-3 बार देखिए, वीडियो को समझ में नहीं आए तो और भी बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हैं यूट्यूब में, आप उसे देखिए, बुक को पढ़िए, लेकिन इसे आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आगे जब आप पॉलिनोमियल रिंग पढ़ोगे तो इसी का ही काम आएगा। गैलोस फील्ड पढ़ोगे, एक्सटेंशन फील्ड पढ़ेंगे तो यही सब चीज़ आएगा। तो इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ नहीं करना, मैं आपको एक बार और रिपीट करता हूँ। देखिए आपने क्या लिया, इसका स्ट्रक्चर लिख लिया, ठीक है, A प्लस आइडियल जनरेटेड बाई 1 माइनस आई। अब
आइडेंटिटी एलिमेंट लिखने की बात आएगी तो नीचे में जो होता है वही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, मैंने आपको बताया था। तो 1 माइनस आई प्लस आइडियल जनरेटेड बाई 1 माइनस आई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये इसके अंदर में है तो ये मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक बात आता है कि ये इसके अंदर है, इसका मतलब क्या है, देखिए अगर आप कोई भी एलिमेंट लिखते हो इस तरीके से 2 तो उसका मतलब क्या होता है, अगर जेड आई की बात कर रहे हो तो ये हो जाता है 2n सच दैट n बिलोंग्स टू जेड आई। तो इसका मतलब क्या है 1 माइनस आई सच दैट n बिलोंग्स टू जेड आई, यही है ना इसका मतलब। इसके बारे में आप थोड़ा सोचना, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 माइनस आई क्या हो जाएगा, 0 एलिमेंट हो जाएगा। मैंने 1 माइनस आई को 0 से इक्वेट कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू आई। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया तो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू -1 मतलब 2 इज इक्वल टू 0। 2 इज इक्वल टू 0 जैसे ही आएगा मतलब वो क्या हो जाएगा, मॉड्यूलो 2 की प्रॉपर्टी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ को वापस से रिप्लेस करके लिख रहा हूँ। देखिए जेड आई का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से x प्लस आई वाई। अब मैंने क्या किया, ये जो a जेड आई से आ रहा था उसे मैंने x प्लस आई में चेंज कर लिया आई वाई में, और यहाँ पर x वाई बिलोंग करा दिया z से, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये जो i था इस i की वैल्यू मैंने यहाँ से 1 पुट कर दिया इस वाले लाइन में, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। अब x प्लस वाई तो 2 इंटीजर है, तो 2 इंटीजर को जोड़ने से वापस से आपको एक इंटीजर मिलेगा, उसका नाम दे दिया हमने c, ठीक है। अब c की वैल्यू पूरे इंटीजर से है, लेकिन जैसे ही आप 2 रखोगे 2 को क्या बना दे रहे हैं वो 0, तो यहाँ पर आपके पास क्या एलिमेंट आएगा, सिर्फ आप 0 पुट कर सकते हैं, 0 प्लस आइडियल जनरेटेड बाई 1 माइनस आई और 1 प्लस आइडियल जनरेटेड बाई 1 माइनस आई। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हो गए, सिर्फ 2 एलिमेंट्स हो गए, और हमने इसे आईडी प्रूफ कर दिया। फाइनाइट आईडी मतलब फील्ड, तो 2 ऑर्डर का फील्ड मतलब वो हो जाएगा Z2, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका बनता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप इसको अच्छे से समझिए। समझ में नहीं आ रहा होगा तो 2-3 बार देखिए वीडियो को, बुक पढ़िए और इसे समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। 3 माइनस आई इज रिंग आइसोमॉर्फिक टू, ये किसका आइसोमॉर्फिक आएगा आपको चेक करना है। एक क्वेश्चन ये रहेगा, दूसरा क्वेश्चन आपके पास रहेगा जेड आई 2 प्लस आई, ये किसका आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों किसके रिंग आइसोमॉर्फिक होंगे आपको बताना है। चलिए आगे देखते हैं एक नया नोट। इफ जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 देन जेड आई कोशेटेड बाई ए प्लस आई बी, ठीक है, आइडियल जनरेटेड बाई ए प्लस आई बी इज आइसोमॉर्फिक टू जेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। पुराने क्वेश्चन को पहले आप डिटेल मेथड से बनाइए, उसके बाद इस फॉर्मूला से बनाएंगे तो आपको ये बहुत इजी पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं जेड आई कोशेंटेड बाई आइडियल जनरेटेड बाई 2, ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। रिंग आइसोमॉर्फिक की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा a प्लस आइडियल जनरेटेड बाई 2 सच दैट a बिलोंग्स टू जेड आई, ठीक है। सबसे पहला काम आपके पास क्या रहेगा, आपको इसका स्ट्रक्चर लिखना रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको क्या कर सकते हो, मैंने आपको बताया था कि जैसे आप स्ट्रक्चर लिखोगे उसके बाद आपका सबसे मेन काम है कि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है। तो मैंने बताया था कि जो नीचे में होता है वही आपका क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर इसे आप चेंज करके लिख लीजिए, z में लेके लिख लीजिए, तो x प्लस आई वाई सच दैट 2 x वाई बिलोंग्स टू z, ठीक है। अब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट लिखते हैं, तो 2 प्लस आइडेंटिटी जनरेटेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 0 प्लस 2, ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा 2। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 की वैल्यू हो जाएगी 0। अब 2 की वैल्यू जैसे ही 0 है इसका मतलब क्या है, ये क्या हो जाएगा मॉड 2। मॉड 2 में हम काम कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर अब हमने क्या कर लिया, 2 की वैल्यू 0 ले लिया, मतलब ये मॉड 2 में अब चले जाएगा। अब जैसे ही मॉड 2 में जाएगा तो अब जैसे ही एलिमेंट यहां पर आप 1 रखेंगे, 0 रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 रखेंगे मतलब वो 0 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 4 रखेंगे तो 0, 5 रखेंगे तो 1। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसको आप और इजीली ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस आई वाई प्लस आइडियल जनरेटेड बाई 2 सच दैट एक्स वाई एक्चुअल में कहाँ से चले जाएंगे, Z2 से, ठीक है। पहले Z से आ रहे थे लेकिन मॉड्यूलो 2 लगाने पे ये कहाँ चले जाएगा, Z2 में। पुराने क्वेश्चन में भी आप ऐसा कर सकते हो, पहले दोनों की चॉइस कहाँ से थी, Z से थी, लेकिन जैसे ही आप मॉड 2 लगाओगे वो कहाँ से जाएंगे, Z2 से। अगर यहाँ पर 3 आता तो ये क्या हो जाता, Z3 में चले जाता। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एलिमेंट्स को यहाँ पर रख दीजिए।
एक बार रख लीजिए 0 0, तो ये हो जाएगा आपका आइडियल जनरेटेड बाई 2। जब आप 0 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा i प्लस, जब आप इसे 1 और इसे 0 रखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस, और जब आप दोनों को 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा प्लस 2। ठीक है, तो टोटल आपके पास कितने एलिमेंट्स हो गए? 4 एलिमेंट्स हो गए। ओके, तो ये आपका हो जाएगा जेड आई कोशेंटेड बाई आइडियल जनरेटेड बाई 2। अब हमें ये देखना है कि ये किसके आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, ये किसके आइसोमॉर्फिक है ये हमें चेक करना है। तो आप ध्यान देंगे इसे, तो ये आपका आइसोमॉर्फिक आ रहा है Z2i। ठीक है, Z2i में सेम टू सेम इसी प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिंग आइसोमॉर्फिक आ जाएगा Z2i के। ठीक है, तो इस तरीके से इसे सॉल्व किया जाएगा। अगर यहाँ पर 3 रहता तो कुछ नहीं करना रहता, यहाँ पर क्या आ जाता है 3 = 0, मतलब mod 3 आया, मतलब एक्स वाई की चॉइस कहाँ से आ जाती? Z3 से आ जाती। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से समझिए। ओके, तो यहाँ पर हमारा सेकंड रिजल्ट हो जाएगा Zi कोशेंटेड बाई आइडियल जनरेटेड बाई M इज आइसोमॉर्फिक टू Zi कोशेंटेड बाई आइडियल जनरेटेड बाई IM इज आइसोमॉर्फिक टू ZMI। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि आइडियल जनरेटेड बाई M बराबर होता है आइडियल जनरेटेड बाई MI के। ठीक है, और यही चीज इक्वल होती है -M के भी और -MI। ठीक है, तो यहाँ पर आगे आप 2 और रिजल्ट बना सकते हैं इसे माइनस माइनस करके। ठीक है, तो ये चारों आपस में बराबर होते हैं, तो ये सब के सब किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? ZMI। ओके, चलिए अब हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम देखने वाले हैं। ये जो 2 थ्योरम है इनकी हेल्प से बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत ही ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से इस थ्योरम का स्टेटमेंट को समझना। देखिए आपके पास दिया हुआ है फर्स्ट थ्योरम, लेट R इज CRU। आपको R को कैसा लेना है? रिंग को, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। A इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ R इफ एंड ओनली इफ R बाई A इज फील्ड। ठीक है, तो A आपका कोई सा भी एक आइडियल है। अब उस A आइडियल को आप मैक्सिमल आइडियल कब बोलोगे? जब आपका R अपॉन A जो है फैक्टरिंग जो है फील्ड आ जाएगा। अब अगर R अपॉन A फील्ड आता है तो A को मैक्सिमल बोलेंगे, और अगर A मैक्सिमल है तो R अपॉन A आपका फील्ड आएगा, ये गारंटीड है। ठीक है, सेकंड आपका सेम टू सेम है, R इज CRU, A इज प्राइम आइडियल ऑफ R इफ एंड ओनली इफ R बाई A इज इंटीग्रल डोमेन। मतलब अगर आप A को प्राइम आइडियल लेते हो तो कोशेंट जो बनेगा वो आपका हमेशा इंटीग्रल डोमेन बनेगा, और अगर इंटीग्रल डोमेन बन रहा है तो जो नीचे में आपने कोशेंट लिया है वो क्या होगा? आपका प्राइम आइडियल होगा। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया I इज इक्वल टू 2 + 3i इज मैक्सिमल और प्राइम आइडियल ऑफ Zi। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो I है जनरेटेड बाई 2 + 3i ये मैक्सिमल आइडियल होगा या फिर प्राइम आइडियल होगा Zi का। ठीक है, तो देखिए अगर मैक्सिमल आइडियल की हम बात करें तो मैक्सिमल आइडियल के हमें क्या करना रहता है? एक I और R के बीच में एक ऐसा B खोजना पड़ता है। ठीक है, कि B I के बराबर हो या फिर R के बराबर हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये B फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। वैसे ही अगर प्राइम आइडियल की बात करें तो 2 एलिमेंट का प्रोडक्ट इसमें जाए, उनमें से कोई एक एलिमेंट इसी में होना चाहिए, ये फाइंड करना ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इन क्वेश्चंस को ही सॉल्व करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, इन रिजल्ट्स का। देखिए हमारे पास रिंग क्या दिए हुए हैं? Zi कोशेंटेड बाई 2 + 3i, और अभी अभी मैंने आपको रिजल्ट बताया है कि अगर A और B का GCD 1 है तो आप क्या कर सकते हो? ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z 3 3 9 और 4 13। ठीक है, Z13 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। ओके, अब जैसे ये Z13 के आइसोमॉर्फिक होगा, हम जानते हैं कि Z पे क्या होता है? हमेशा फील्ड होता है। अब अगर ये फील्ड आ गया तो हमने क्या लिखा था? R बाई A फील्ड है, तब क्या हो जाएगा? A आपका मैक्सिमल होगा, मतलब ये क्या आ जाएगा? आपका मैक्सिमल आइडियल। ओके, अब देखिए यहीं पर एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये फील्ड है तो एवरी फील्ड इज एन आईडी। फील्ड है मतलब क्या है? ये एक आईडी है, और अगर ये आईडी हो जाएगा तो देखिए हमने क्या लिखा है? R बाई A इज आईडी इफ एंड ओनली इफ A इज प्राइम आइडियल। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा? आपका प्राइम आइडियल भी हो जाएगा, प्राइम आइडियल। ठीक है,
तो ये जो आपका आइडियल है वो आपका मैक्सिमल आइडियल भी हो जाएगा और प्राइम आइडियल भी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखना किस तरीके से हमने इन दोनों रिजल्ट का यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 आपके पास होमवर्क है। इन होमवर्क को आपको चेक करना है। आइडियल जनरेटेड बाई 2, आइडियल जनरेटेड बाई 5i, आइडियल जनरेटेड बाई 3 + 4i, ये तीनों मैक्सिमल और प्राइम आइडियल होंगे, यानी आपको चेक करना है, ठीक है। इसे आप चेक करिए। अब एक रिजल्ट और आप लिख लीजिए यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि इफ़ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0, a b अगर 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, एंड GCD ऑफ ए बी इज़ नॉट इक्वल टू 1। देखिए पहली बात तो ये है कि a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात ये है कि GCD 1 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तब आप क्या बोलेंगे कि ZI कोशेंटेड बाई a + IB, ये कुछ भी आए, ठीक है, हमें नहीं पता ये क्या बनने वाला है, बट जो भी आएगा विच इज़ नॉट ID होगा, ठीक है, जो भी आएगा वो ID नहीं होगा, ये हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब अगर ये ID नहीं है तो क्या बोल सकते हैं आप, नॉट फील्ड भी होगा, ठीक है। तो ये एक रिजल्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों का ये फैक्टरिंग यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप AP सिंह बुक से और भी क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, इनमें के क्वेश्चंस आप ज़रूर बनाइए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अब हम रिंग होमोमॉर्फिज्म को आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।